प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल के 10वें प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको जैनेंद्र कुमार के साहित्य का अध्ययन करना है, यह आप भली भांति जानते हैं। और जैनेंद्र कुमार की जो रचनाएं हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है वो है, एक तो त्यागपत्र उपन्यास है, एक उनकी किताब है निबंधों की दुनिया, और एक उनकी कहानियों की किताब है जैनेंद्र की कहानियाँ। तो आज हम जैनेंद्र की कहानियाँ किताब से एक कहानी पढ़ेंगे जिस कहानी का शीर्षक है फोटोग्राफी, और ये इस पुस्तक की पहली कहानी है। ये कहानी सन 1927 में लिखी गई थी और इस कहानी का कथानायक रामेश्वर एक शौकिया फोटोग्राफर होता है जो एक दिन अलीगढ़ से दिल्ली ट्रेन में सफ़र करता है और उसकी सामने वाली बर्थ पर एक महिला अपने बच्चे के साथ बैठी हुई होती है और उस महिला का बच्चा जो है वो केले के लिए ज़िद करता है। महिला उसको बहलाने का प्रयास करती है। जब कथानायक को लगता है कि वो नहीं बहल रहा है तो वो कैमरे से पिक्चर खींचने का झूठ-मूठ दिखावा करता है और बच्चा बहल जाता है। क्योंकि उस समय फ़ोटोग्राफी की तकनीक बहुत महंगी थी तो वो वास्तव में फ़ोटो न खींचकर ऐसे ही उसको कैमरा दिखाता है तो बच्चा बहल जाता है और बच्चा उससे बिल्कुल घुल मिल जाता है। उसका परिणाम ये होता है कि बच्चा तो बहल जाता है लेकिन उसकी माँ को ये संदेह होता है कि कहीं ये उस पिक्चर का दुरुपयोग ना कर ले, इसलिए वो उससे पिक्चर मांगती है। ऐसे में कथानायक बड़ी ही दुविधा में पड़ जाता है क्योंकि उसने पिक्चर खींची नहीं है तो वो कैसे दे, लेकिन विश्वास नहीं दिला पाता है और मना भी करे तो उसकी बात कौन मानेगा। ऐसे में फिर वो प्रमाण देने के लिए स्लाइड को उसके सामने तोड़ के फेंक देता है और इस प्रकार से वो अपनी सच्चाई का प्रमाण देता है। इस प्रकार से दोनों दिल्ली पहुंचकर अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन 5 वर्ष बाद जब कथानायक साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता है तो लाहौर की एक जनसभा में उसी महिला से उसकी पुनः भेंट होती है। जनसभा के बाद वो उस महिला से मिलता है अच्छे से और महिला उसको कहती है कि आप मेरा फ़ोटो खींचिए। तो वो कहता है कि मेरे पास कैमरा भी नहीं है, तो कैमरा मंगवाया जाता है और महिला सज धज के आती है, अपना फ़ोटो खिंचवाती है और उसे बताती है कि जो तुम्हें मामा कहा करता था, श्याम उसके बच्चे का नाम था, जो श्याम तुम्हें मामा कहा करता था उसकी अब मृत्यु हो गई है और मैं भी विधवा हो गई हूँ। तो मेरी इच्छा है कि श्याम के साथ मेरे फ़ोटो को मिलाकर एक नया और अच्छा सा फ़ोटो बनाया जाए। श्याम का फ़ोटो वो उसे दे देती है। ऐसे में लेखक का जो कथानायक होता है वो उसकी फ़ोटो खींचता है और फ़ोटो खींचने के बाद उसे ये पता चलता है कि महिला ने जहर खा लिया है और वो फ़ोटो खिंचवाने के बाद धीरे धीरे अपने प्राण त्याग देती है। ऐसी स्थिति में जो घटना घटित हुई उसका प्रभाव लेखक पर बहुत पड़ा और वो पुनः अपनी लीडरी और साहित्यकार की गतिविधियों को सबको छोड़कर पुनः फ़ोटोग्राफी की दुनिया में आ जाता है। फ़ोटोग्राफ़र बनता है अच्छा सा, और वो जो फ़ोटो होता है वो समाचार पत्रों में बड़ी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे और आप भी इस कहानी का आनंद लीजिए। हम प्रारंभ करते हैं कहानी। फोटोग्राफी 1। बहुतेरा पढ़ने लिखने के बाद और माँ के बहुत कहने सुनने पर भी जब रामेश्वर को कमाने की चिंता न हुई तो माँ हार मानकर रह गई। रामेश्वर की बाल सुलभ प्रकृति चाहती थी कि रुपए का अभाव तो न रहे पर कमाना भी न पड़े। दिन का बहुत सा समय वह ऐसी ही कोई जुगत सोचने में बिता देता था। खर्च के लिए रुपए मिलने में कुछ ही लाहवाला होते ही वह अपने को बड़ा कोसता था, बड़ा धिक्कारता था, मन ही मन प्रतिज्ञा करता था कि कल से ही किसी काम में लग जाऊंगा और माँ से अनुनय विनय करने पर या लड़ झगड़ कर जब रुपया मिल जाता था तब भी वह प्रतिज्ञा को भूलता नहीं था। पर जब अगला सवेरा होता तो फिर कोई सहल सी जुगत ढूंढने की फिक्र में लग जाता। माँ ने भी होनहार को सिर नवाकर स्वीकार कर लिया। इसी 23 वर्ष के पढ़े लिखे निर्जीव काट के उल्लू को दुलार के साथ अच्छा खिला पिलाकर पालते पोसते रहना माँ ने अपना कर्तव्य समझा। रामेश्वर बड़े भले स्वभाव का युवक था। उनके चलन में जरा भी खोट न था, पर था वह आनंदी और निश्चिंत स्वभाव का। उसने प्रशंसनीय सफलता के साथ भी
पास किया था, पर वह यह नहीं जानता था कि इस 2 शब्द की पूंछ से कहाँ और किस तरह फायदा उठाया जा सकता है। इस पूंछ के लगने के बाद एक विशिष्ट गौरव से सिर उठाकर राह चलते नेटिव लोगों पर हिकारत की निगाह डालते हुए चलने का अधिकार मिल जाता है, यह भी वह मूर्ख नहीं समझता था। इस फोटोग्राफी की सूझ के बाद अब वह बिल्कुल अरे गहरे लोगों में अपना कैमरा बांह पर लटकाए और हाथ में स्टैंड को छड़ी के मानिंद घुमाता हुआ कहीं भी देखा जा सकता। उसकी अपनी खींची हुई अच्छी बुरी तस्वीरों के संग्रह में आप एक जाट को दिल्ली के चांदनी चौक के फुटपाथ पर बोतल लगाए सोडा वाटर गटकते पा सकते हैं। होली के उत्सव की खुशी में रंग बिरंगे उछलते कूदते 8-8 10-10 ग्रामीणों की नाचती हुई उन्मत्त टोलियों को पा सकते हैं। सारांश है कि उसके चित्र अधिकतर साधारण कोटि के लोगों में से लिए गए हैं। वह उनसे जितना अपनापा कर सकते हैं, उतना बड़े आदमियों से नहीं। यहाँ हम यह कह भी देना चाहते हैं कि यह कोई धनिक का पुत्र नहीं है। उससे अपने खर्च के लिए 40 रुपए मासिक मिलते हैं, लड़ झगड़ कर 10 रुपए मासिक तक और मिल जाते हैं, ज्यादा नहीं। रामेश्वर यह जानता है और वह जहाँ तक होता है 40 से अधिक न लेने का ही प्रयत्न करता है। कभी अधिक खर्च होता है तो वह अपने ऊपर जम करके इधर उधर के खर्चों से काट छाट कर पूरा कर लेता है। 2 जब वह अलीगढ़ गया तो साथ में 6 प्लेट ले गया था। पहुंचने के दिन ही उसने 6 खींच डाले। 4 संभाल कर वेग में रखिए, 2 स्लाइड में ही रहने दिए। लड़के जिन्हें प्रकृति ने परमात्मा की तरह निर्दोष बनाकर भी उनमें ताक झांक और तोड़फोड़ की उत्सुकता भरकर शैतान बनाया था, और जिन्हें रामेश्वर ने स्लाइड को हाथ न लगाने की सख्त ताकीद कर दी थी, हठात छेड़छाड़ किए बिना रह न सके। भीतर क्या जादू है, यह जानने के लालच से उन्होंने स्लाइड खोल डाली, प्लेट का कांच निकाल लिया और पटक कर तोड़ दिया। जब रामेश्वर अलीगढ़ स्टेशन पर दिल्ली आने वाली एक्सप्रेस के एक ड्योढ़े दर्जे में घुसा तो एक भरी एक खाली 2 स्लाइड उसके पास थी। गाड़ी चलते ही सामने की बेंच पर एक रूठते हुए बालक की ओर उसका ध्यान गया। उस बालक को केले की आशा दिलाई गई थी, पर केले वाला खिड़की के पास आया ही था कि गाड़ी चल दी। इस पर बच्चा मचल रहा था। क्यों मचल रहे हो बेटे, अगले स्टेशन पर केले मंगा दूंगी, उसकी माँ उसे मनाने के लिए कह रही थी। बच्चा बहुत ही सुंदर था। लाली छाए हुए उसके गोरे गोरे गाल और माथे के दोनों ओर खिलते हुए उसके टेढ़े मेढ़े बाल नए फोटोग्राफर को अलौकिक जान पड़े। उसने ऐसा सुंदर बालक कभी नहीं देखा था। और हाँ, माँ बिल्कुल बालक के अनुरूप थी। वही स्वच्छ खिला हुआ रूप और वही मधुर आकृति, पर माता में सलज संकोच था और बालक में लज्जा से अछूता चांचल्य। बालक मचला हुआ था, किसी तरह नहीं मानता था। रामेश्वर ने कैमरा खोला, कहा आओ श्याम, तुम्हें एक तमाशा दिखाएं। कैमरे को देखते ही बालक श्याम केले वाले को और केले पर अपने रूठने को भूल गया। तुरंत रामेश्वर की गोद में आ बैठा। रामेश्वर ने पूछा, तस्वीर खिंचवाओगे? श्याम ने ताली बजाकर कहा, खिंचवाएंगे। माँ बालक की प्रसन्नता से खिल उठी और अनायास बोल पड़ी, हाँ खींच दो। रामेश्वर ने बालक को माँ के पास बेंच पर बिठाकर अपने कैमरे को ठीक जमाना शुरू किया। बालक बड़ी उल्लास से एक अद्भुत चीज पा जाने की आशा में कैमरे के लेंस की तरफ एकटक देख रहा था। माँ भी यह ध्यान से देख रही थी कि फोटोग्राफी कैसे होती है। रामेश्वर ने कैमरा ठीक कर लिया। फिर न जाने उसे क्या सूझा कि सकुचाते हुए यह माँ से बोला, इसमें आपकी भी तस्वीर आ जाती है, कुछ हर्ज तो नहीं? माँ ने कुछ उत्तर न दिया। उसने बैग में से चश्मा निकालकर पहना और कपड़ों की सलवट ठीक कर बच्चे के पास आ बैठी। रामेश्वर के पास खाली स्लाइड थी। उसने फोकस लगाया, श्याम को लेंस दिखाकर कह रखा, इसमें से चिड़िया निकलेगी। फिर नियमित रूप से 1 2 3 किया और कह दिया, फोटो खींच गई। तमाशा था खत्म हुआ। रामेश्वर जब कैमरे को बंद करके रख देने की तैयारी में था तो उससे कहा गया, लाइक तस्वीर दीजिए। वह बड़ी उलझन में पड़ा। तस्वीर खींची ही कहाँ थी? वह तो झूठ मूठ का तमाशा था। स्लाइड तो खाली थी और तस्वीर खींचती भी तो दी कैसे जा सकती थी? उससे तैयार करने में अभी तो कम से कम 2 दिन और लगते, पर उसने फिर सुना, जितने दाम हो ले लीजिएगा, तस्वीर दे दीजिए। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। क्या वह कह दे तस्वीर नहीं खींची गई? यह तो सिर्फ धोखा था और तमाशा था। नहीं, वह नहीं कह सकता। माँ ने कितनी उमंग के साथ अपने बालक और अपनी तस्वीर खिंचवाई है। क्या यह सच सच कहकर उनके मन को अब मार देगा? नहीं, सच बात कहना ठीक नहीं। देखिए, नहीं, सच बात कहना ठीक नहीं। देखिए, यह ठीक नहीं है, तस्वीर दे दीजिए। रामेश्वर ने कहा, तस्वीर अभी कैसे दी जा सकती है? उससे धोना होगा, छापना होगा, तब कहीं वह तैयार होगी। माँ ने कहा, धोनी होगी। खैर, हम लाहौर में धुलवा लेंगे। रामेश्वर बोला, जी नहीं, उसे जरा सा प्रकाश लगेगा कि वह खराब हो जाएगी। अगर सचमुच तस्वीर होती तो रामेश्वर स्लाइड समेत उसे बिना दाम मिंट करके कितना प्रसन्न होता। पर अब वह मरा जा रहा था। कैसी बुरी विडंबना में फंस गया था वह। उससे सुनना पड़ा, यह ठीक नहीं है। जो हो आप तस्वीर दे दीजिए। हमें यह नहीं मालूम था। रामेश्वर क्या कहे? बोला, क्या आप यह समझती थी कि तस्वीर अभी तैयार हो जाएगी और आपको मिल जाएगी? जवाब मिला, हमें यह नहीं मालूम था कि तस्वीर आपके ही पास रहेगी। रामेश्वर ने कहा, इसमें हर्ज ही क्या है? महिला अकेली नहीं थी, उनके साथ एक महिला और थी।
एक पुरबिया बुढ़ा नौकर था और कई बाल बच्चे थे। उन्होंने क्षण भर अपनी साथिन की ओर देखा, देखकर कहा, नहीं नहीं, आप दे दीजिए। रामेश्वर अभी तक कभी का दे देता, पर दे तो तब जब हो। उसने कहा, देने के माने उसे खराब कर देना है। इससे तो अच्छा उसे तोड़ ही दिया जाए। आप मेरा परिश्रम क्यों व्यर्थ करवाती हैं? उन्होंने फिर साथिन की ओर ऐसे देखा जैसे वह स्वयं रामेश्वर को छुटकारा दे देना चाहती हैं। पर शायद साथिन की ओर से उन्हें संकेत मिला, लाहौर जाकर यह बात छिपी न रहेगी, फिर कैसा होगा। उन्होंने कहा, तो तोड़ डालिए। रामेश्वर ने सोचा, अगर कहीं दूसरी महिला भी फोटो में आ गई होती तो शायद कठिनता न होती। उसने अपील करते हुए कहा, जी देखिए, मैं दिल्ली रहता हूँ, आप लाहौर जा रही हैं। मेरा आपका परिचय भी नहीं है। इस दिन को छोड़कर शायद फिर कभी मिलना भी न होगा। मैं व्यवसाय फोटोग्राफर भी नहीं हूँ। आपको मैं वचन देता हूँ, मेरे पास तस्वीर रहने में आपका कुछ भी अहित न होगा। माँ ने फिर अपनी साथिन की ओर देखा, पर उनकी तो तस्वीर खींची न थी। माँ ने कहा, आप अखबार में भेज देंगे, अपने यहाँ लगा लेंगे। रामेश्वर ने तुरंत कहा, मैं वचन देता हूँ, न मैं लगाऊंगा, न कहीं भेजूंगा, पर आप मेरा परिश्रम व्यर्थ न कीजिए। माँ को विश्वास हो चुका था कि वह बात लाहौर में बालक के पिता तक अवश्य पहुंचेगी। वह बेचारी क्या करती। बोली, नहीं, आप तोड़ ही दीजिए। वह इतना अविश्वासी समझा जा रहा है, इस पर रामेश्वर भीतर से बड़ा घुट रहा था। इच्छा हुई कि सच सच बात कह दूं, पर ध्यान हुआ, उसे सच कौन मानेगा। मैं कहूंगा, तस्वीर नहीं खींची, सिर्फ बालक को बहलाने को तमाशा किया गया था, तो कोई यकीन न करेगा। वह समझेंगी मैं तस्वीर रखना चाहता हूँ, इससे झूठ बोलता हूँ और बहाने बनाता हूँ। रामेश्वर को इस लाचारी पर बहुत दुख हुआ, परंतु उसने कहा, अगर आप कहेंगी तो मैं तस्वीर को तोड़ ही दूंगा, पर मैं फिर आपसे कहता हूँ, मैं दिल्ली चला जाऊंगा। फिर आपके दर्शन कभी मुझे नहीं होंगे। अगर आपकी तस्वीर मेरे पास रही भी और मैंने टांग भी ली तो इसमें आपका क्या हर्ज है। देखिए, बालक श्याम का चित्र मेरे पास रहने दीजिए। आपके चित्र के बारे में मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया था। आपका यह श्याम मुझे फिर कब मिलेगा? इसके दर्शन को आप मुझसे क्यों छीनती हैं? वह बोली, हाँ, श्याम का चित्र आप दूसरा ले लीजिए। किंतु दुर्भाग्य, रामेश्वर के पास खाली प्लेट तो कोई नहीं है। होता तो यह बखेड़ा ही क्यों उठता। कहा, खेद कि मेरे पास खाली प्लेट ही कोई नहीं है। जब उसने अपना पीछा छूटते न देखा तो हार मानकर कहा, अच्छा लीजिए। और भरी स्लाइड को खोल डाला। उससे कहा गया, देखिए, बदल न लीजिएगा। इतना अविश्वास न करें, यह कहकर उसने स्लाइड का प्लेट निकालकर चलती हुई रेल के नीचे छोड़ दिया। जिनकी फोटो न खींची थी उनको शायद संदेह बना ही रहा। रामेश्वर से कहा गया, जरा वह दिखलाए तो देखें आपने फेंका भी या नहीं। रामेश्वर मर सा गया। उसने उठकर श्याम के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बालक के सिर पर हाथ रखकर कहता हूँ, मैं इतना असत्यवादी नहीं हूँ। यह कहकर स्लाइड उसने माँ को दे दिया। स्लाइड को खोलकर उसके एक एक हिस्से को उंगली से दबा दबाकर और हर एक कोना टटोलकर साथिन महाशया के यह प्रमाण दे देने पर कि अब सचमुच स्लाइड में कोई चीज नहीं है, रामेश्वर के प्रति उनको योड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। रामेश्वर ने अब श्याम से खूब दोस्ती पैदा कर ली और दिल्ली पहुंचते न पहुंचते वह श्याम का पक्का मामा बन गया। उन्हें आराम से लाहौर की गाड़ी में बिठाकर उनके पैसों को अस्वीकार करके श्याम की अम्मा से क्षमा मांगकर और सोते श्याम का अंतिम चुंबन लेकर दिल्ली स्टेशन पर जब रामेश्वर उनसे सदा के लिए विदा ले लेने को था कि उससे कहा गया, आपने बड़ा कष्ट उठाया, इतनी कृपा और करे कि सवेरे तार दे दें। हाथ 1 रुपया रामेश्वर की ओर बढ़ाते हुए माँ ने लाहौर का अपना पता लिखवा दिया। पता लिखते ही रामेश्वर भाग गया। यह लेते जाइए की आवाज उसके पीछे दौड़ी, पर वह नहीं लौटा। स्टेशन के बाहर आते ही जब माँ के नौकर ने उसे पकड़कर रुपया हाथ में थमाना चाहा, तब उसने एक झिड़की के साथ कहा, जाओ, रेल पर वे अकेली हैं, कह देना तार सवेरे ही दे दिया जाएगा। 3 तार घर खुलते ही लाहौर तार दे देने के बाद रामेश्वर ने सोचा, उसके जीवन का एक पन्ना जीवन क्रम से अनायास ही अलग होकर जो एक प्रकार की रसमय घटना से रंग गया है, उसे हठात यही अंत करके मुझे अब अगला पन्ना आरंभ कर देना होगा। उसे इस पर दुख हुआ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनको वह समाप्त कर देना नहीं चाहता, उनका सिलसिला बराबर जारी रखना चाहता है। श्याम को सदा के लिए भुला देना होगा। भाग्य का यह विधान उसे बहुत ही कठोर मालूम हुआ। उसकी इच्छा थी कि उसके जीवन ग्रंथ के अंतिम पन्ने तक श्याम और श्याम की अम्मा का संबंध चलता रहे, टूटे नहीं, परंतु अब उनके बीच में 250 से ज्यादा मील का व्यवधान है और उनके जीवन की दिशाएं भिन्न होने के कारण उस व्यवधान को क्षण क्षण बढ़ा रही हैं। उसके सामने मानव जीवन की और संसार की शून्यता एक बड़ी सी निराशा के रूप में प्रत्यक्ष हो गई। कल जो 2 व्यक्ति आपस में इस तरह उलझे हुए थे, आज उन्हीं के बीच संभाव्यता का ऐसा व्यवधान फैला हुआ है कि पुर नहीं सकता। और कल उन्हें एक दूसरे को भुलाकर अपना समय बिताने की और कुछ तरकीब निकाल लेनी होगी। श्याम को अपने मामा को भुलाकर उसके अभाव में ही अपने तक जीवित और प्रसन्न रखना होगा। इसी तरह श्याम को भुलाकर रामेश्वर को भी नित्य नियमित जीवन कार्य में लग जाना होगा।
कंपनी बाग में सिर झुकाए हुए लंबे लंबे डिगों से 5-6 मिनट सोचते सोचते इधर उधर घूमने के बाद रामेश्वर ने घर आकर माँ से कहा, अम्मा जो कहोगी सो करूंगा, आ गया हो तो नौकरी कर लूं। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस प्यार किया। उस प्यार का अर्थ था, बेटा जो चाहे सो कर। माँ के लिए तो तू सदा बेटा ही है। और कार्य के अभाव में रामेश्वर अनवरत उद्योग से साहित्य समालोचक और राजनीतिक नेता बन बैठा। लाहौर की जिला कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के आसन पर से अपना भाषण समाप्त कर चुकने के बाद अधिवेशन की पहले दिन की कार्रवाई समाप्त करके जब रामेश्वर अपने स्थान पर आया तो उसके कोई 15 मिनट बाद उसके हाथ में एक चिट्ठी दी गई। क्या मुझे 4 बजे पार्क में मिल सकोगे, श्याम की अम्मा। अलीगढ़ वाले सफर के दिन से 365 के 6 गुने दिन गुजर चुके थे, पर हृदय पटल पर वह दिन जो चिढ़ छोड़ गया था उसे मिटा न सके थे। इस लंबे काल और उसकी विभिन्न व्यस्तताओं ने उसे शुष्क कर दिया, पर इस पत्र के इन शब्दों ने मानो एकदम उसे फिर हरा कर दिया, उसमें चैतन्य ला दिया। रामेश्वर ने सोचा, श्याम, आहा, वह भी तो साथ होगा। समय बिताते बिताते जब 4 बजने पर रामेश्वर पार्क में पहुंचा तो श्याम की अम्मा उसकी तरफ आ रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? रामेश्वर। मैं अब नाम से पुकारूंगी। रामेश्वर, क्या तुम अब फोटो उतार सकते हो? रामेश्वर ने देखा, वही अम्मा है, पर फिर भी कुछ और हैं। उनके इस व्यग्र आग्रह को समझ नहीं पाया, थोड़ा डरने सा लगा। बोला, अभी तो कैमरा नहीं है, अभ्यास भी नहीं है, कैमरा ला नहीं सकते अभी। हाँ अभी कहाँ से मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? तुम तो नेता हो, इतना भी नहीं कर सकोगे। जाता हूँ, कोशिश करूंगा, रामेश्वर ने बड़ा कड़ा दिल करके कह दिया। रामेश्वर विदा होकर कुछ ही दूर गया होगा कि उन्होंने फिर बुलाकर उससे कहा, रामेश्वर सुनो, ये रुपए लो, कैमरा न मिले तो नया खरीद लाओ। नहीं, जाओ अभी जाओ, जल्दी से लाना, नहीं तो तस्वीर नहीं खींचेगी, रात हो जाएगी। रामेश्वर कुछ कह न सका। इस अनुनय पूर्ण आज्ञा में ऐसा कुछ था जो अनुल्लंघनीय था। वह चल दिया। माँ हद बुद्धि सी, पागल सी, निर्जीव सी वहीं की यहीं बैठ गई। घंटे भर बाद जब वह कैमरा लाया, माँ ने हंसने का प्रयास किया। अब तक वह शायद रो रही थी। माँ बड़ी सज धज के साथ आई थी। जब फोकस ठीक करके रामेश्वर 1-2-3 बोलने को हुआ तो माँ ने अपनी सारी शक्ति लगाकर चेहरे पर स्मित हास्य की चमक ले आने का प्रयत्न किया। आह, वह हंसी कितनी रहस्यपूर्ण और कितनी दुखपूर्ण थी। जितना कि उसमें उल्लास प्रकट करने का प्रयास था, उतना ही उसमें विषम पीड़ा का प्रत्यक्ष दर्शन था। फोटो खींच चुकने पर वह अपना सारा बल लगाकर बड़ी मुश्किल से संभली रही और रामेश्वर के समीप आकर बोली, एक दिन तुमने श्याम की और मेरी तस्वीर साथ साथ खींची थी, याद है ना? वह मैंने तुड़वा दी थी। क्यों, भूल तो नहीं गए? अब एक काम करोगे? रामेश्वर ने मूक दृष्टि में अपेक्षा और उत्सुक स्वीकृति भरकर माँ को देखा। सुनो, मेरा चित्र तैयार करना। माँ ने भीतर की जेब से एक फोटो निकालकर देते हुए कहा, और यह लो श्याम का चित्र। इन दोनों का एक चित्र तैयार करना और उसका बड़े से बड़ा रूप एनलार्जमेंट करके अपने यहाँ लगा लेना। यह काम तुम ही करना, किसी दूसरे को न देना। जानते हो, श्याम तुम्हें प्यार करता था। दिल्ली में जब तुम गए थे वह सो रहा था। जागते ही उसने पूछा, अम्मा, तथवील वाले मामा कहाँ हैं? जानते हो अब तुम्हारा श्याम कहाँ है? क्या ताकते हो? वह मेरी गोद में छिपकर थोड़े ही बैठा है। यहाँ नहीं, वह बहुत बड़ी गोद में बैठा है। देखते हो, यह सब क्या है? आकाश है। यह आकाश ही परमात्मा की गोद है। श्याम उसी गोद में छिप बैठा है। दिखता भी तो नहीं। देखो, चारों तरफ आकाश है, चारों तरफ देखो, कहीं दिखता है क्या? देखे तो मुझे भी दिखाना। मैं भी देखूंगी। चुपचाप ही चला गया। अगर मैं उसे देख पाऊं तो कहूं, देख तेरा तथवील वाला मामा देख रहा है। रामेश्वर, वह तुम्हें याद करता गया है। रामेश्वर का गला रुंध रहा था, मानो आंसुओं का यूंट गले में अटक गया हो। माँ की बढ़ चल रही थी, मानो शरीर की बची खुची शक्ति एक बारगी ही निकलकर खत्म हो जाएगी। जानते हो, यही 4 मार्च का दिन था। इसी दिन इसी वक्त बह गया था। मैं साल भर से इसी 4 मार्च को भटक रही थी। सोच रही थी तुम मिलोगे तो तस्वीर खींचवाऊंगी। तुम मिल गए, तस्वीर खींच गई। दोनों को मिलाकर तुम एक तस्वीर बनवाओगे ना? देखो, जरूर बनाना। मैं कहती हूँ, जरूर बनाना, बड़ी से बड़ी बनाना और अपने कमरे में लगाना। जहाँ चाहे भेजना। अखबारों को भेजना, मित्रों को भेजना। जहाँ दिखे श्याम और श्याम की अम्मा साथ दिखें। अब जा रही हूँ, उसी के पास जा रही हूँ, सदा उसी के पास रहने जा रही हूँ। माँ की हालत शब्द। जहाँ दिखे श्याम और श्याम की अम्मा साथ दिखें। अब जा रही हूँ, उसी के पास जा रही हूँ, सदा उसी के पास रहने जा रही हूँ। माँ की हालत शब्द शब्द पर क्षीण होती जा रही थी। माँ ने कहा, सुनो, 1 साल हुआ, मैं विधवा हो गई। वह भी 4 ही तारीख थी। 4 तारीख और मार्च का महीना। आज की यह 4 मार्च का दिन मेरे जीवन की अंतिम साध का अंतिम दिन है। आज मुझे भी अंतर्हित हो जाना है। मैंने जहर खाया है, 3 घंटे होने आए हैं। अब जहर की अवधि का अंतिम क्षण दूर नहीं है। मैं फिर दुनिया में न रहूंगी। रामेश्वर के देखते देखते माँ की देह निष्प्राण होकर गिर पड़ी। लेखकी और लीडरी को गड्ढे में डाल रामेश्वर फिर भूली हुई अपनी फोटोग्राफी के ज्ञान को चेताने लगा।
साल भर में वह श्याम और श्याम की अम्मा का पूर्णाकार चित्र तैयार कर पाया। जिस कमरे में वह चित्र लगा वह उसके आत्मचिंतन का कमरा बन गया। वहां और चित्र न रह सकता था। फोटोग्राफी को ही उसने अपना व्यवसाय और ध्येय बनाया। थोड़े ही समय में वह मार्के का फोटोग्राफर हो उठा। सभी बढ़िया अखबारों में श्याम और उसकी अम्मा का वह चित्र निकला और सभी में उसकी सराहना हुई। 1927 खेल। मौन मुगद संध्या स्मिथ